Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. In this video, we will discuss about another important topic of internal security, that is left-wing extremism. Left-wing extremism को हम नक्सलिज्म, माओइज्म इन नामों से भी जानते हैं इंडिया में। बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है। कभी भी हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब ये वर्ड सुनते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग, तो धीरे धीरे हमें समझ आने शुरू हो जाता है कि ओके, लेफ्ट विंग कुछ पर्टिकुलर टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जा रहा है, राइट विंग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जा रहा है। लेकिन इनके पीछे का आइडियोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या है। बेसिकली 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद वहां पे जो नेशनल असेंबली बनी, जो एस्टेट्स जनरल बनी, उसमें जो किंग के राइट की तरफ लोग बैठते थे और जो लेफ्ट की तरफ लोग बैठते थे, उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। सो द पीपल हु सैट टुवर्ड्स द राइट वर द कंजर्वेटिव्स, वर द, you can say, the people who favored establishment, the people who had nationalism, the people who were, you can say, conservatives, nationalists, pro-growth. They were to certain extent capitalists also. तो इन लोगों को, या जो ट्रेडिशनल लोग थे, जो स्टेटस कोइस्ट थे, उनको कहने लग गए हम राइट विंगर्स। और जो लेफ्ट की साइड बैठते थे वो सारे थे रेबेल्स, या पीपल हु वर सीकिंग रेवोल्यूशन, पीपल हु वर डिमांडिंग चेंज, people who were the votaries of equality, justice, people who were, to certain extent, there were some extreme people in the left wing who were demanding the overthrow of the state, कि हम नए तरीके से सिस्टम बनाएंगे, सब में इक्वालिटी लेके आएंगे, स्टेट को सारा कुछ ओन करना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन से टू सर्टेन एक्सटेंट कम्युनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स ऑल्सो। तो इनको हम कलेक्टिवली बोलने लग गए लेफ्ट विंग, जस्ट बिकॉज दे सैट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द नेशनल असेंबली एंड द राइट विंगर्स सैट टुवर्ड्स द राइट इन द नेशनल असेंबली। तो तब से ये लेफ्ट विंग राइट विंग जो है शुरू हो गया। एंड देन देयर आर सेंट्रिस्ट्स। सेंट्रिस्ट्स होते हैं जो दोनों अप्रोचेस का एक सेंटर सा, लिबरल सेंट्रिस्ट्स, जैसे क्रिश्चियन सेंट्रिस्ट्स। यूरोप में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेंट्रल आइडियोलॉजी को मानती हैं, ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग में, ना ही एक्सट्रीम राइट विंग में। तो इस तरह से ये शुरू हुआ। अब हमारे लिए कंसर्न है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो अब लेफ्ट विंग में जो ये सब कुछ है ये ठीक ही लग रहा है हमें, इक्वालिटी, रेवोल्यूशन, चेंज। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन वायलेंस करने लग जाता है, when it justifies violence in the name of overthrowing the system, कि सारा सिस्टम जो है उसको ओवरथ्रो कर दो, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द पुलिस, द आर्मी, every single thing in the system needs to be overthrown and it needs to be replaced with an egalitarian system, जिसमें हर इंसान को बराबर राइट्स हों, बराबर इकोनॉमिक राइट्स हों, स्टेट ही सारी प्रॉपर्टी को ओन करेगा, किसी भी दो लोगों में गरीब और अमीर के बेस पे या किसी भी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इट लुक्स लाइक अ वेरी आइडियल सिनेरियो, और ऐसी कोशिशें भी दुनिया में हुई हैं। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तब ऐसी कोशिश हुई थी। लेकिन हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें वायलेंस ऐड हो जाती है। इफ यू रिमूव वायलेंस फ्रॉम द इक्वेशन, देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर accommodative enough that we accommodate all the ideologies. इवन सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजीज भी इंडिया में अकोमोडेट की जाती हैं, लेकिन तब तक जब तक वो पीसफुली अपनी बात रख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेसेशनिस्ट्स हैं, जो कहते हैं कि हम तो कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते हैं, बट फॉर दैट द पाथ दे हैव चोजन इज दैट ऑफ पॉलिटिकल पाथ। पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, उनको वोट्स पड़ेंगी, तो वो एक तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि कितने लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजी में मानते हैं। So they have followed a constitutional method, they have followed a democratic method, इसलिए वो अलाउड है। लेकिन जहां भी वायलेंस आनी शुरू हो जाती है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। So left wing extremism in India is the people who believe in the communist, Maoist or socialist or Marxist ideology, but at the same time they resort to violence.
तो दैट इज व्हाट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज। पूरी दुनिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रहा है, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली इसे हम नक्सलिज्म के नाम से जानते हैं, और उसकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। इट इज नेम्ड आफ्टर अ विलेज कॉल्ड नक्सलबाड़ी इन वेस्ट बंगाल। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फार लेफ्ट टेररिज्म क्या होता है? मोटिवेटेड बाय लेफ्ट विंग और फार लेफ्ट आइडियोलॉजीज दैट वी वांट टू ओवरथ्रो द सिस्टम। हम सारा कुछ ही बदल देना चाहते हैं। करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम के ये बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कैपिटलिज्म के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन ये है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, दैट इट लीड्स टू इनइक्वालिटी। कुछ अमीर लोग बहुत अमीर होते जाते हैं और कुछ गरीब लोग बहुत गरीब होते जाते हैं। सो इट डज नॉट एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटलिज्म। इसलिए इसे एक गलत सिस्टम माना जाता है, स्पेशली लेफ्ट विंग लोगों की तरफ से। लेफ्ट विंग टेररिज्म ऑलरेडी सोशलिस्ट स्टेट्स में भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम है। तो अगर कोई सोशलिस्ट सोसाइटी अपने एंड्स मीट नहीं कर पा रही है, तो वहां पे भी एक्सट्रीमिज्म हो सकता है अगेंस्ट द करंट रूलिंग गवर्नमेंट। ज्यादातर ये जो लेफ्ट विंग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एग्जिस्टेंस में आए और प्रोमिनेंटली कोल्ड वॉर के दौरान ये एक्टिव रहे। कोल्ड वॉर का पीरियड हम मानते हैं 1945 से लेकर 1991 तक का पीरियड। ज़्यादातर उस वक्त में ये प्रोमिनेंट रहे, क्योंकि कोल्ड वॉर जो थी वो कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म में थी। तो ये सारे जो ग्रुप्स थे, दे वर प्रो सोशलिस्ट एंड एंटी कैपिटलिस्ट। 1970s 80s में इन्होंने ऑपरेट किया और मिड 90s तक ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से डिसअपियर होने शुरू हो गए थे। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ग्रुप जो 1975 में बना और करीब करीब 2002 में जाकर डिसबैंड हुआ, दैट वाज नवंबर द 17th ऑर्गेनाइजेशन और 17N ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ग्रीस में ऑपरेट किया, बहुत सारी असैसिनेशंस, प्लेन हाईजैक्स और बॉम्ब ब्लास्ट्स और टारगेटेड किलिंग्स इन लोगों ने की, बट देन इट वाज डिसबैंडेड अराउंड 2002। तो ये एक अर्बन रेवोल्यूशनरी ग्रुप कहा जा सकता है, जिसका आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग के साथ मैच करती थी। ये चाहते थे कि जो ग्रीस है, इस पे से टर्की का कंट्रोल हट जाए, इस पे से कॉलोनाइजेशन का कंट्रोल हट जाए। जो ग्रीस है ये नेटो का मेंबर ना रहे, ये यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे। सो दे हैड दैट एक्सट्रीम आइडियोलॉजी दैट वी डू नॉट वांट टू बी अलाइंड विद एनीवन एल्स, वी वांट टू रीस्टोर द ग्रीक नेशनलिज्म, या ग्रीस की जो ग्लोरियस पास्ट रहा है, और उसके लिए हमें इन सबको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, एंड वी वांट टू एस्टैब्लिश एब्सोल्यूट इक्वालिटी है। बट ऑफ कोर्स ये डिसबैंड हो गई क्योंकि ये वायलेंट थी। तो तब से बहुत ही कम डेवलपिंग वर्ल्ड में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बचा है, और उसका भी कारण क्या है? इट इज इन दिस वर्ड डेवलपिंग। डेवलप्ड वर्ल्ड में हमें लेफ्ट विंग टेररिज्म इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड में लेफ्ट विंग टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ सर्टेन सिस्टमिक एक्सेसेस एटसेट्रा। तो इंडिया में भी वैसी कंडीशंस उस वक्त उस लोगों को जो है वो मिली, एंड दैट लेड टू द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पेनिट्रेटिंग इनटू इंडिया। इस मैप में जो आप देख पा रहे हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसमें जितनी भी स्टेट्स आपको रेड कलर में नजर आ रही हैं, इन्हें ब्रॉडली कहा जाता है रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया। रेड कॉरिडोर का मतलब है ये वो एरियाज हैं जहां पे माओइज्म या नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सबसे ज्यादा प्रेवलेंट रहा है। इसमें भी अगर हम 2024 में आज की बात करें तो बिल्कुल ये इतना एरिया है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये 5 स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, जहां पे सबसे ज्यादा इसका असर अब बचा है। बाकी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना से काफी हद तक जो है वो डिसिपेट हो चुका है। हम इसको नक्सलिज्म क्यों कहते हैं? अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो इंडियन वर्जन है उसे हम कहते हैं नक्सलिज्म, क्योंकि एक गांव था वेस्ट बंगाल में जिसका नाम था नक्सलबाड़ी। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, किसान थे छोटे मोटे, उन्होंने एक लोकल जमींदार को या लैंडलॉर्ड को एक लैंड डिस्प्यूट की वजह से मार दिया था, और उसके सारे जो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स थे वो जला दिए थे। सो दिस वाज सिंबॉलिक ऑफ अ लार्जर सिस्टमिक मलेस व्हिच द पीजेंट्स वर अ विक्टिम ऑफ।
इस वजह से नक्सलबाड़ी इंसिडेंट ने एक मूवमेंट को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं नक्सलिज्म। अगर हम इंडिया की ब्रिटिश रूल के दौरान पूरी की पूरी हिस्ट्री देखें तो ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव और रिग्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंडिया पे लगाए, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, माहलवाड़ी सिस्टम हो, रियातवाड़ी सिस्टम हो। ओवर द कोर्स ऑफ 200 ईयर्स बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतना ऑप्रेसिव था कि चाहे सूखा भी पड़ जाए तो भी लोगों को जो है वो टैक्स देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। लगान मूवी में हमने देखा ही है। सो दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ, हालांकि वो जो स्टोरी है वो तो इमेजिनरी है, लेकिन वो जो सिस्टम उस वक्त दिखाया हुआ है दैट वाज एग्जैक्टली हाउ इट वाज। तो लगान देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, चाहे सूखा पड़ जाए कुछ भी हो जाए। तो इस वक्त लोग उस वजह से लोग बहुत ज्यादा जो थे वो सप्रेस्ड रहते थे। अब उसके बाद ब्रिटिश ने ही मनी लेंडिंग का सिस्टम शुरू कर दिया, साहूकारों का सिस्टम शुरू कर दिया, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते थे। और किसान जब वो लोन वापस नहीं कर पाते थे तो जो जमींदार होते थे या मनी लेंडर्स होते थे वो उनके जमीन जब्त कर लेते थे, जमीन के कागज तो उनके पास ही होते थे। तो फिर अब किसान और करेगा भी क्या, तो किसान उसी जमीन के ऊपर लेबरर बन जाता था, अपनी ही जमीन पे लेबरर बन जाता था, और लेबर भी वो उसी जमींदार के लिए कर रहा है जिसके उसने पैसे वापस करने हैं, तो उसे उसके बदले में कुछ मिलता भी नहीं था। तो धीरे धीरे ये सिस्टम इतना ऑप्रेसिव हो गया कि जो किसान था वो अब लैंडलेस लेबरर हो गया, वो भी अनपेड, क्योंकि वो जितनी मजदूरी कर रहा है उतनी मजदूरी से तो बस ब्याज ही भरा जा रहा है मनी लेंडर का। सो दिस सिस्टम ओवर 200 years led to such a deep imprint on the peasant communities, especially in these states and these areas, कि जमींदारी सिस्टम को बहुत ज़्यादा नफरत से देखा जाने लग गया। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही थी कि इन सबको राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया जाए, जो कि इनिशियली दिया भी गया, लेकिन फिर बाद में उसे वापस लेना पड़ा, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट की तरह जब दे दिया तो देयर वाज अ फ्लड ऑफ लिटिगेशन। एनीवे, उसके बाद कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि विनोबा भावे, इन्होंने भूदान मूवमेंट चलाई, ग्रामदान मूवमेंट चलाई, जमींदारी सिस्टम को हमने एबॉलिश किया, बहुत सारे किसानों को उनकी ज़मीनें वापस की गई। लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन थी और इतना बड़ा एरिया था, देयर वर लैक्स ऑफ पीजेंट्स हु वर स्टिल लैंडलेस, और उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया था। तो इस वजह से अभी भी उनके अंदर वो दर्द था कि हमारी ज़मीनें हमसे ले ली गई हैं, हमें ऑप्रेस किया जाता है। तो ऐसे में नक्सलबाड़ी नाम के गांव में वेस्ट बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ जहां बहुत सारे किसान एक ज़मींदार के घर इकट्ठा हुए और कोई झगड़ा हुआ, उन्होंने उस ज़मींदार को मार दिया, जान से मार दिया। और उसके घर उस वक्त उन्हें एक बड़ा अच्छा मोमेंट लगा कि इसने हमारे जो ये सारे बही खाते बना रखे हैं, बही खाते यानी कि सारा रिकॉर्ड कि कब इसको कितने पैसे दिए हैं, उससे कितना सूद लिया है, ज़मीन के कागजात एंड ऑल, तो उन्होंने वो सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आग लगा दी, बिकॉज दे वर सिंबॉलिक ऑफ देयर ऑपरेशन ओवर जनरेशंस। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहीं पे ऐसा हो रहा था, और भी बहुत सारे आसपास के इलाकों में ऐसा हो रहा था। तो उस नक्सलबाड़ी इंसिडेंट की वो आग जो लगाई हुई थी वो आसपास फैलने लग गई। आसपास के गांव में किसानों को पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने भी अपने अपने जमींदारों के खिलाफ लाठियां उठा ली, एंड दे स्टार्टेड किलिंग देयर लैंडलॉर्ड्स एंड सेटिंग ऑन फायर द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। वापस उन्होंने अपनी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए, और जितना भी उनका बकाया था वो सब, अब रिकॉर्ड्स ही जल गए तो किसी को क्या पता है। तो धीरे धीरे पूरे के पूरे ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली लेस डेवलप्ड एरियाज में जहाँ किसान बहुत ज़्यादा ऑप्रेस थे, उन सब जगह ये आग फैल गई, स्पेशली आज की टाइम के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। इसे हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, जिसे नक्सलबाड़ी के नाम से नक्सलिज्म कहा जाने लग गया। तो इन्हें पूरी दुनिया में माओइस्ट्स कहा जाता है, बिकॉज चाइना के जो प्रेसिडेंट रहे हैं माओ जेडोंग, उनकी आइडियोलॉजी को लोग मानते हैं, तो इन्हें माओइस्ट्स भी कहा जाता है और नक्सलिस्ट्स कहा जाता है इन्हें इंडिया में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरथ्रो ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, बहुत एक्सट्रीम, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कि हमें तो ये सरकार ही नहीं पसंद है। पहले हमें अंग्रेज लूट रहे थे, अब हमें सरकारें लूट रही हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट डज which is even 1% against the interest of any of these communities is construed by them as oppression by the state। चाहे वो कोई डैम बन रहा हो,
उसके लिए ज़मीन एक्वायर करनी हो, चाहे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा हो, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि अगर किसी जंगल वाले इलाके में अगर मोबाइल की टावर्स भी इंस्टॉल हो रही हैं तो उसे ऐसे देखा जाता है कई एरियाज़ में कि ये तो हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया। Instead of thinking about it as a development measure, they think of it as an oppressive measure. जंगलों के थ्रू सड़कों का बनना, स्कूल्स को अपग्रेड किया जाना, even these progressive activities are sometimes viewed as oppressive. तो ओवरथ्रो ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इनका ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए ये आर्म्ड रेवोल्यूशन करने को तैयार हैं। इनके पास से बहुत सारे हथियार मिलते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग एरियाज से आते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत हथियारों की फंडिंग की हुई है। किसी वक्त पे बांग्लादेश की तरफ से, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी होती थी, बिकॉज जो एरिया है इट इज़ क्लोजर टू बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा, जब तक वो ईस्ट पाकिस्तान था तब तक सपोर्ट जो है वो आनी शुरू हो गई थी। और कम्युनिस्ट स्टेट बनाना इनका पर्पस है, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। द स्टेट विल ओन द एंटायर प्रॉपर्टी। माओइस्ट प्रिंसिपल्स के बेस पे ये चलेगा। ये लोग स्टेट को ऑप्रेसिव, एक्सप्लॉयटेटिव और इंटरेस्ट्स ऑफ रूलिंग एलीट के इंटरेस्ट्स को सर्व करने वाली स्टेट के तौर पर ये लोग देखते हैं। आज भी जब हम नैरेटिव सुनते हैं कि ये अदानी की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, सो दैट इज मोस्टली बाय द लेफ्ट विंग पीपल हु सी इंडस्ट्रियलाइजेशन एसेंशियली एज अ इनइक्वालिटी ब्रूइंग एक्टिविटी। वो उसको वैसे देखते ही नहीं है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इससे देश की जीडीपी बढ़ती है, जिससे कि सरकार के पास ज़्यादा टैक्सेस के फॉर्म में पैसा आता है जो फर्दर वेलफेयर स्कीम्स में लगाया जाता है, या फिर इसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उससे ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बड़ा है। दे डू नॉट सी दीज, दे जस्ट सी द ऑप्रेसिव पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। तो कुछ ग्रीवेंसेस इनकी जेन्युइन भी हैं, सो दे सीक टू एड्रेस दीज ग्रीवेंसेस थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल और पीपल्स वॉर। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। तो अब इसके लिए ये मोड क्या अपनाते हैं, व्हाट इज देयर मोडस ऑपरेंडी? तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छुप के वार करना, जंगलों में छुप के वार करना, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार देना, अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, एक्सटॉर्शन। एक मूवी आई थी, इट इज वेरी रेलिवेंट टू मेंशन इट हियर, द मूवीज नेम वाज अपहरण। अजय देवगन वाज द मेन हीरो इन दिस मूवी। तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल वाले एरियाज में जो नक्सलिस्ट्स हैं या जो माओइस्ट्स हैं या जो बाकी गैंग्स भी हैं, वो कैसे वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक्सटॉर्ट करते हैं, उनसे हफ्ता मांगते हैं। एक पर्टिकुलर जो जिसे रंगदारी बोलते हैं कि रंगदारी उनको पे करनी पड़ती है। जैसे लेट अस से इफ आई एम अ बिजनेसमैन, आई नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ टू दीज पीपल ताकि मैं सेफ रह सकूं, और जब मैंने देने बंद कर दिए तो या तो मुझे मार देंगे या फिर ये मुझे किडनैप कर लेंगे। तो एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। इंटिमिडेशन एंड प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। ये स्टेट पावर कैप्चर करना चाहते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, हालांकि इसमें आज तक ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। मास मोबिलाइजेशन, आम लोगों को भड़काते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हैं, और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। और आजकल तो एक नई टर्म चल पड़ी है जिसे गवर्नमेंट बहुत यूज कर रही है, इट इज कॉल्ड अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल बेसिकली क्या है? सरकार का ये कहना है कि नक्सलिज्म सिर्फ रूरल एरियाज तक सीमित नहीं है। ऐसे बहुत सारे अर्बन एरियाज में लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, ऑथर्स, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं। या तो ये उसके फेवर में एसेज, अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं, या फिर बुक्स लिखते हैं, या कुछ ऐसे भाषण देते हैं जिससे नक्सलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, और एंटी स्टेट ये लोग बोलते हैं। तो ये एक नई टर्म सरकार आजकल यूज कर रही है जिसे हम कहते हैं अर्बन नक्सलिज्म। वेदर देयर इज समथिंग लाइक दैट और नॉट रिमेन्स टू बी सीन, बट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको जो है रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। देन इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। क्योंकि अब देखिए, अगर अंडर डेवलपमेंट एक मेजर रीजन है, तो सरकार अगर डेवलपमेंट करे तो ये लोग उसे रोकते भी हैं। अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टॉल्ड इन वेरियस स्टेट्स। पहले ही बहुत ज़्यादा था, अब तो खैर बहुत कम हो गया है।
देन ये पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स भी चलाते हैं कई जगहों पर, जैसे किसी गांव में इनका अपना ही सरपंची का सिस्टम चल रहा है, लोग उसमें ज़्यादा मानते हैं। कहीं कहीं ये जस्टिस भी खुद कर देते हैं, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा देते हैं। बहुत कम है ये, बट दीज थिंग्स आर देयर। इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का आज की डेट में क्या स्टेटस है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको क्लासिफाई कर रखा है। अगर हम एज ऑफ 2024 की बात करें, पुराना अगर हम चीजें छोड़ भी दें, किसी वक्त इंडिया में 200 से भी ज्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 200 से भी ज्यादा। लेकिन आज की डेट में ये कम होके जो प्रॉपर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर जस्ट 25। 2024 के फिगर के अकॉर्डिंग 25 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें एक्टिव नक्सलिज्म देखने को मिल रहा है हमें, और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें इसका छुटपुट एक्सटेंट भी अगर हम मान लें, दैट इज ओवरऑल 70, जो कि पहले से काफी सही है। किसी वक्त 200, फिर 150, फिर 106 के करीब, फिर अब ये ओवरऑल 70, और जो एक्सट्रीम अफेक्टेड एरियाज हैं, दे आर जस्ट 25 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि पूरे इंडिया में 800 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 70 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट मीन्स इट इज स्टिल देयर बट द प्रेवलेंस इज रिड्यूसिंग ड्रामेटिकली। तो बहुत कम नंबर ऑफ इंसिडेंट्स पिछले 2-3 सालों से इसमें हो रहे हैं, थैंकफुली। एंड पिछले 12 साल को अगर हम कंपेयर करें, 2010 से 22 का डेटा हमारे पास जो अच्छा अवेलेबल है, तो 77% रिडक्शन है नक्सलिज्म इफेक्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स में। एंड डिस्ट्रिक्ट्स भी अब जो है आधे रह गए हैं, 50 से कम जो है प्रॉपरली वो डिस्ट्रिक्ट्स अब बचे हैं इसके। डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सिविलियंस हैज रिड्यूस्ड बाय 90%. So all the numbers are thankfully very you can say low numbers now as compared to what it was in 2010-11. कौन कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये पांचों स्टेट्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, विच इज़ द ईस्टर्न फ्लैंक, दिस एरिया, ये पांचों स्टेट्स। उसके अलावा थोड़ा बहुत जो एक्सटेंट है वो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला में भी है। तो ये इतना एरिया भी हम कवर कर सकते हैं। इस पूरे एरिया को हम कहते हैं रेड कॉरिडोर, जहां पे नक्सलिज्म और माओइज्म इंसर्जेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये वो कुछ एरियाज हैं। जब हाईली इफेक्टेड एरियाज हैं, वो दो मेजर जगहों पे बचे हैं। एक तो ये वाला एरिया जो आप देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो एक जंक्शन सा बनता है, दिस एरिया इज ऑल्सो राइट नाउ सिवियरली इफेक्टेड। क्या कारण है नक्सलिज्म के? ऑफ कोर्स एक तो है कि आइडियोलॉजी का स्प्रेड होना, लेकिन आइडियोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती जब तक उसे ब्रीडिंग ग्राउंड ना मिले। आप चाहे कितने भी बीज डाल दो, जब तक उसे खाद नहीं मिलेगी, उसे पानी नहीं मिलेगा, उसे मिट्टी अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगी, तब तक वो बीज नहीं उग सकता। तो बीज तो था द आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म एंड मार्क्सिज्म, लेकिन उसे अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, मिट्टी, खाद, पानी, वो कहाँ से मिला? तो वो क्या कारण थे कि इंडिया में नक्सलिज्म आया? सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक रीजंस क्या थे इसके? पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। The reason why left-wing extremism is mostly confined to developing countries or underdeveloped countries is this poverty and lack of development. बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रेट्स रहे हैं इंडिया में, और ये जो हम कह रहे हैं कि 2010 से लेकर 2022, 23, 24 तक इंसिडेंट्स में 90% कमी आई है, 80% कमी आई है, ये क्यों आई है? क्योंकि पॉवर्टी बहुत कम हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में 25 करोड़ लोग 2011 से लेकर 2024 तक 25 करोड़ लोग आर नाउ आउट ऑफ पॉवर्टी, और अब बहुत ही कम ये प्रोपोर्शन बचा है हमारे पास। दैट पॉइंट्स आउट कि हमने कुछ अच्छी जगह पे अच्छी टारगेटेड स्कीम्स बनाई, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे वो जन धन योजना, नरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आपका टेलीकॉम सर्विसेज को एक्सपैंड करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं। देन नई एज की जो कुछ 10-15 साल में स्कीम्स आई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पेनिट्रेशन, गैस सिलेंडर्स यानी कि उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, देन यू हैव दिस
फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 67% पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। ऑल दीज स्कीम्स हैव प्लेड देयर पार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट 20-25 ईयर्स। तो हाई पॉवर्टी रेट्स वाज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर नक्सलिज्म। आदिवासी और दलित जो हैं इनको पीडीए कहा जाता है, आजकल एक नया लेक्सिकन चल पड़ा है, पिछड़ा, दलित एंड आदिवासी एंड अल्पसंख्यक। तो पीडीए जो लोग हैं दे फेस सोशल एक्सक्लूजन, कास्टिज्म की वजह से, कहीं पे किसी और वजह से डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस की, तो इनको हथियार दिखे, इन्होंने हथियार उठा लिए। दिस फ्यूल्स रिजेंटमेंट एंड रिसेप्टिव टू नक्सलाइट आइडियोलॉजी। दूसरा, लैंड राइट्स के डिस्प्यूट। 2005 में हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अमेंडमेंट की, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट मानी जाती है। उस अमेंडमेंट से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको फॉरेस्ट में रहने का राइट दे दिया गया और उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज करने का राइट दे दिया, जैसे कि बैम्बू, लीव्स, ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं और इनसे जो इंडस्ट्री वगैरह वो बनाना चाहते हैं छोटा मोटा, वो अपना काम कर सकते हैं और वो लोग जंगलों में रह सकते हैं। इससे पहले तक इनको ये राइट्स नहीं थे, इसलिए इनको जब भी जंगलों में ये रहते थे तो इनको जंगलों से हटा दिया जाता था, तो उस वजह से उनमें रिजेंटमेंट आती थी, लैंड राइट्स के डिस्प्यूट होते थे। तो आदिवासीज को टाइम टू टाइम डिस्प्लेस किया जाता रहा उनके ट्रेडिशनल लैंड से, कभी माइनिंग की वजह से, कभी कोई फैक्ट्री लगनी है, कभी कुछ, तो उनमें इनजस्टिस की फीलिंग थी। जैसे कभी कोई डैम बनना है तो उसके लिए जब रिजर्वायर बनता है तो बहुत सारे जंगल का इलाका डूब जाता है। अब उतने एरिया में जितने भी ट्राइबल्स रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उन सबको वहां से हटाना पड़ेगा। दिस लेड टू ब्रूइंग इनजस्टिस। तो नक्सलाइट्स इस तरह के डिस्प्यूट्स को भुनाते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे और ऐसे आदिवासियों को नक्सलिज्म ज्वाइन करा देते थे। देन एक्सप्लॉइटेशन बाय पावरफुल एंटिटीज। अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ रोजी पिक्चर है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, माइनिंग कंपनीज ये पूरी तरह खत्म नहीं हो गई हैं, अभी भी कुछ हद तक ये एक्टिव हैं। तो नक्सलाइट्स कहते थे कि भाई हम बचाएंगे तुम्हें ऐसी एक्सप्लॉइटेशन से, बस हमारा ये हथियार पकड़ लो और हमारे साथ लड़ो सिस्टम के खिलाफ। सो ऐसे जो सताए हुए लोग थे दे ऑल्सो स्टार्टेड ज्वाइनिंग नक्सलिज्म। फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इन लोगों को जब भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी दे टुक टू नक्सलिज्म। ये सारे हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनकी वजह से इंडिया में नक्सलिज्म आया। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिक्स ने भी कम रोल प्ले नहीं किया है। वीक गवर्नेंस एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश की आज़ादी के शुरू के जो 30 से 40 साल थे, दैट वाज अ पीरियड व्हेन नॉट मच अटेंशन वाज पेड टू द बैकवर्ड एरियाज। शुरू में नो डाउट हमने स्टील प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जो कि ज़्यादातर इन्हीं एरियाज में एस्टैब्लिश हुए, छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास। देन वी बिल्ट ह्यूज डैम्स, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने कहा दैट दीज आर द टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइटली सो। लेकिन डेवलपमेंट में हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल्स 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी कहते हैं दैट द स्टेट शुड प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इनटू अ फ्यू हैंड्स एंड द स्टेट शैल एंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट जो थी वो मात खा गई, तो इस वजह से इनइक्वालिटी हुई। सो वीक गवर्नेंस। सेकेंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि यहाँ पे सड़कें अच्छी बन गई हों, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, तो उस वजह से अंडर डेवलपमेंट हमेशा रही। कहीं ना कहीं जैसे अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत चुनिंदा एरियाज में आया। आज की डेट के पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बस यहीं तक कन्फाइंड था। तो इन एरियाज में प्रॉस्पेरिटी आ गई, लेकिन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया। अगर आ गया होता तो शायद यहाँ भी थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा यहाँ का और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों की कोई सुध नहीं ली। टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीज एरियाज रिमेन्ड विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी 2019 में आके हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की है इन 2019, और ये भी अभी विलेज लेवल इलेक्ट्रिफिकेशन है, हाउस होल्ड लेवल अभी भी नहीं है।
आज हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम 2 करोड़ घर बना देंगे, 3 करोड़ घर बना देंगे, और वो बन भी रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने 11 करोड़ टॉयलेट्स बना दिए। अब जाके हमने बात करनी शुरू की है कि जनधन योजना में हम सबको बैंक अकाउंट्स देंगे। अब जाके हमने उज्ज्वला योजना लॉन्च की है, जिसमें हम एलपीजी गैस सिलेंडर्स सभी जगहों पर दे रहे हैं, और अब उनको चूल्हा चौका फूंकने की जरूरत नहीं है। अब जाके हमने कहा है कि नल से जल, प्रधानमंत्री नल से जल, कि हम हर रूरल एरिया के घरों में नल लगवा के दे देंगे। दीज काइंड ऑफ थिंग्स, टॉयलेट बनाना, पानी देना, बैंक अकाउंट देना, गैस सिलेंडर देना, द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ ऑल दीज एरियाज वी डिड नॉट एड्रेस अंटिल 2000s। ये पिछले 10 से 15 सालों में हुए सारे मेजर काम हैं, जिनमें हमने फोकस ऐसी चीजों पर किया जिससे वाकई में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को फर्क पड़ता है। तो अब उन चीजों पे फॉलो अप भी है, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट ओवरआर्किंग थिंग ऑफ देम ऑल, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये सारी की सारी जो गेम है कि पॉलिसीज कितनी अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी, दिस इज टू अ लार्ज एक्सटेंट द गेम ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब तक ऑपरेशंस में एफिशिएंसी नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। 1985 या 86 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया जो दिल्ली से सैंक्शन करते हैं वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। इट मीन्स 85% इज लॉस्ट मिडवे। करप्शन हो जाती है, लीकेजेस हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। 2010 में उस वक्त के कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी, उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया जो दिल्ली से चलता है 16 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई आपने 25 साल में सिर्फ 1 पैसे की इंप्रूवमेंट की है। सो दैट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। लेकिन आज अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर से हमने कितनी ज़्यादा सब्सिडी लोगों तक पहुंचाई है, और ये सारी जितनी मैंने आपको स्कीम्स बताई हैं ये सब ऑनलाइन ट्रैक होती हैं। इन सब का जो पैसा है वो बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जाता है। देन प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा लोगों के अकाउंट में जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड ऑल दीज आर some of the reasons why we have seen a 90% reduction in Naxalite incidents, because जिन एरियाज में डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ गई है, डिजिटल पेनिट्रेशन हुई है, यूपीआई तक वो लोग यूज़ करते हैं, उनको मुद्रा लोन्स मिलते हैं, उनके घरों में टॉयलेट्स बन गए हैं, सिलेंडर्स आ गए हैं। सो बट पॉलिटिकल फैक्टर्स वर देयर, पॉलिटिकल एपैथी वाज देयर इन दीज एरियाज। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी, तो इस वजह से भी सेंटर जो था वो अपनी सारी बात स्टेट्स पे डाल देता था कि ये थी स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट सेंटर को ब्लेम करती थी। बट नाउ देयर इज अ बिट ऑफ कोहेजन। डिसइल्यूजनमेंट विद डेमोक्रेसी वाज अनदर रीजन। ये हालांकि एक जनरल सा रीजन है कि नक्सलाइट आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी को वो मानते ही नहीं थे, कि हाँ आज़ाद भी हम हो गए लेकिन आज भी हम ऑप्रेस्ड हैं। दिस वॉज अ वेरी डोमिनेंट थॉट अमंग नक्सलाइट्स। कुछ एडिशनल फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जब हुई है तो बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे वो हाथ से काम करने वाले लोग थे, हाथ से कलाकारी करना, कारपेट्स बुनना, बैम्बू की टोकरियां बनाना, ऐसी ऐसी चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन हुई तो मैकेनाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडिया में टेक्नोलॉजी आ गई। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो हाथ के कारीगर थे, इन्होंने अपने काम लूज कर दिए और वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी आई। सो दीज पीपल स्टार्टेड डिसलाइकिंग ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। कंफ्यूजन हो गई, नक्सलिज्म को सोशल इशू माने या सिक्योरिटी थ्रेट माने, क्योंकि इसमें आम लोग भी कुछ ना कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं। तो क्या ये एक सोशल इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, या ये एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे 2009-10 के आसपास, उन्होंने कहा था दैट नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। उनकी बड़ी आइकॉनिक स्टेटमेंट मानी जाती है। उन्होंने कहा था इट इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। 2010 में 2009-10 में एक बहुत बड़ा नक्सल इंसिडेंट हुआ था जिसमें सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 76 जवान शहीद हुए थे। 76 पर्सनल। इट टिल डेट इट रिमेन्स द लार्जेस्ट अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस बाय नक्सलाइट्स। तो इन्होंने आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से ब्लास्ट किए थे और
सीआरपीएफ का पूरा कॉन्वॉय जा रहा था, वो पूरा उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था। फिर इन्होंने बहुत सारे सीआरपीएफ वाले जो थे वो शहीद कर दिए थे। तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था दैट दिस इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो तब तक भी क्लैरिटी नहीं थी कि इसे हम सोशल इशू माने या इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। सो नाउ इट इज डिसाइसिवली एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। वाइड ज्योग्राफिक स्प्रेड है इसका, 10 स्टेट्स में इसके जो सिंपैथाइजर्स है वो हमें मिलते हैं। क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं इसे रोकने के लिए? नेशनल एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2015 में जब नई गवर्नमेंट आई एनडीए की, तो इन्होंने ये बनाया। लेकिन इससे पहले भी कई स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, SRE स्कीम। ये 10 के 10 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स में चल रही है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग और ऑपरेशनल नीड्स के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाता है, नंबर 1। सेकेंडली, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते हैं उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट की जाती है, जो कि आज की डेट में शायद 1 करोड़ रुपए चल रही है। देन रिहैबिलिटेशन ऑफ सरेंडर्ड LWE कार्डर्स, जो भी नक्सलाइट्स सरेंडर करना चाहते हैं उनको पैसे भी दिए जाते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में भी लाया जाता है। उनको कोई काम दिलवाया जाता है, कोई बिजनेस शुरू कराया जाता है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। देन कम्युनिटी पुलिसिंग, कि कम्युनिटी प्रो नक्सल होने की जगह प्रो इंडिया रहे। विलेज डिफेंस कमिटीज बनाई गई हैं और पब्लिसिटी मटेरियल जो कि प्रो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे दिया जाता है। सबसे इफेक्टिव स्कीम्स जो इसके लिए मानी गई, जो हमने इतने साल के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सीखा है, वो ये है कि जो भी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं पहुँच सकती, उसे अगर स्पेशल एफर्ट करके यहाँ पहुँचाया जाए तो उसका सबसे ज़्यादा असर होता है नक्सलिज्म को कंट्रोल करने में। जैसे कि लेटस से स्वच्छ भारत अभियान, लेटस से जनधन योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो सिर्फ ये मान लेना कि जनधन योजना पूरे इंडिया में एक साथ इंप्लीमेंट होगी, एक जैसी इंप्लीमेंट होगी, दैट यूज्ड टू बी द ब्लंडर वी वर मेकिंग बिफोर दैट। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहां पे सबसे ज्यादा बैकवर्डनेस है और उन एरियाज में डबल ट्रिपल एफर्ट लगाना शुरू कर दिया कि वहां पे बैंक वाले जो हैं वो डेडिकेटेड कैंप्स लगा रहे हैं, घर घर में जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं, नहीं है तो घरों में जाके उनके बैंक अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं। सो दिस इज द एग्रेसिव अप्रोच, एसर्टिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, जो कि हमने बहुत सारी स्कीम्स के साथ दिखाई है। जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, स्पेशली उन हाउस होल्ड्स को टारगेट किया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है आधार का। अगेन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 142 करोड़ लोगों के देश में अगर हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करनी है तो सबसे पहले तो हमें डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा, और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया आधार ने, जिसको अक्रॉस द गवर्नमेंट्स हमें क्रेडिट देना चाहिए। यूपीए ने इसे शुरू किया था, एनडीए ने इसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। सो दिस इज समथिंग दैट बोथ द पार्टीज एंड बोथ द गवर्नमेंट्स कैन टेक क्रेडिट ऑफ। तो आज की डेट में आधार बेस्ड हर चीज लिंक्ड है, पैन लिंक्ड है, बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं, एंड दैट हैज लेड टू द मैसिव स्केलेशन और यू कैन से मैसिव अपस्केलिंग ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, सब्सिडीज जो किसानों के अकाउंट में पैसा जाता है, स्कॉलरशिप्स जाती हैं, सब कुछ। सो टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ ग्रेट रोल। देन एक समाधान स्कीम थी जो कि LWE प्रॉब्लम के लिए थी। समाधान का मतलब है, S से है स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट का मतलब यहां पे क्या है? सिंपल। किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन इन एरियाज में प्रोवाइड कराया जाए? सिंपल, मैनेजेबल। मतलब सिंपल यानी कि यहाँ के लोगों को समझ आए, कोई वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत सिंपल हो, मैनेजेबल हो, अकाउंटेबल हो। कोई भी पुलिस एक्सेसेस अगर हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती हो, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हो कि लोगों की ग्रीवेंसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, एंड ट्रांसपेरेंसी हो, कोई करप्शन, किसी तरह की इनएफिशिएंसी, माल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो पाए। तो स्मार्ट लीडरशिप हो, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करनी है एग्रेसिव तरीके से करनी है, डेडलाइन सेट करने के बाद उसको परस्यू करना है। लेट अस से कि हमें इस नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को 100% फाइनेंशियल इंक्लूसिव बनाना है, यानी कि हर एडल्ट के पास बैंक अकाउंट हो और वो इस डेट तक हो जाना चाहिए। दैट काइंड ऑफ अप्रोच हैज बीन फॉलोड।
मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जाए जो इन एरियाज में काम कर रहे हैं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, अब ऐसा नहीं है कि हमें डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान दे देना है कि जो माओइस्ट्स हैं वो अपना अलग से ट्रेनिंग और कार्डर वो भी अपनी डेवलपमेंट करने लग जाएं, ऐसा हमने नहीं अलाउ करना। सो एट द सेम टाइम वी हैव टू keep a very heavy hand on the violent elements as well. Then dashboard based key performance indicators, key result areas, कि let us say key performance indicator क्या है कि इस स्कीम में हमने ये अचीव कर लिया इस डेट तक, इतना रिजल्ट आ गया। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की रिजल्ट एरियाज। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये यहाँ पे नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग का मतलब है फाइनेंसिंग ऑफ माओइस्ट्स, कि उनके जो पैसा उनको जहां से जा रहा है उन सप्लाई लाइंस को हमने कट करना है। सो ऑल दिस इज द फुल प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल नक्सलिज्म। देन ये वाली वो स्कीम है जो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बैकवर्ड एरियाज को या डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज करो और फिर उनमें स्कीम्स को बहुत ज्यादा मिशन मोड अप्रोच से अप्लाई करो। तो इंडिया में कुल मिलाकर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है इसकी। झारखंड में 19, बिहार में 13, छत्तीसगढ़ में 10, मध्य प्रदेश में 8, उड़ीसा में 8, उत्तर प्रदेश में 8। ये सारे के सारे नक्सल इफेक्टेड एरियाज हैं। उत्तर प्रदेश को अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें तो सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ये हैं। अब इसी का अगर हम नाम बदल के देखें तो दिस इज एक्चुअली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ये इंडिया के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव टोन में इसको रखना चाहते हैं तो हमने उसका नाम रखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कि ये सबसे बैकवर्ड है तो इनकी एस्पिरेशन सबसे ज्यादा है। सो दीज आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। और इनमें हमने वेट एलोकेट किया है कि किस बेसिस पे हम ये बैकवर्डनेस काउंट कर रहे हैं। 30% वेटेज हम देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, 25% वेटेज पॉवर्टी को, 30% वेटेज हेल्थ केयर को, वहाँ पे हॉस्पिटल्स कैसे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स कैसे हैं, और 15% वेटेज दे रहे हैं एजुकेशन को। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चारों चीज़ें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हमें इम्प्रूव करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अ लॉट इज हैपनिंग, पॉवर्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें यहाँ मिशन मोड से अप्लाई किया जाता है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नंबर 0 पे लेके जाना है, यानी कि एक ऑप्टिमम लेवल पे ये चारों चीजें हमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करवानी है। देन स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर मोस्ट LW अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो सेंटर खास तौर पे असिस्टेंस देता है कि स्टेट तो चलो जो कर रही है सो कर ही रही है, हम सेंटर भी कुछ असिस्टेंस देगा। देन स्कीम्स ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं और वहां से सारे हथियार चुरा के ले जाते हैं। तो 604 पुलिस स्टेशंस को फोर्टिफाई किया गया है, उनको अच्छे से किलेबंदी की गई है बेसिकली उनकी, और उनको सिक्योर किया गया है ताकि उन पे ऐसे जो लूट है वो ना हो सके। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इनके लिए स्पेशल। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑपरेशन ग्रीन हंट। ग्रीन का मतलब है यहाँ पे कि वो सारे जो हैं जंगली इलाके हैं, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट ये कोई ऑफिशियल ऑपरेशन नहीं है, ये मीडिया का दिया हुआ नाम है। इट्स अ मीडिया डिराइव्ड टर्म, ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो इसे इंडियन मीडिया यूज करता है टू डिस्क्राइब द ऑल आउट ऑफेंसिव बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड स्टेट फोर्सेस अगेंस्ट द नक्सलाइट। गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि हमने ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया है, लेकिन मीडिया इसे ऐसे पहले पॉपुलराइज करता था कि ये तो ऑपरेशन ग्रीन हंट है। गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं माना और ये रेड कॉरिडोर वाले एरियाज में चला। तो सीआरपीएफ और बाकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने एक बार बहुत ज़बरदस्त ऑफेंसिव चलाया था 2008-9 से शुरू करके टिल अराउंड 2011-12। बहुत ज़बरदस्त एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस चले, क्योंकि उस वक्त वो 76 पर्सनल जो शहीद हुए थे, उसके बाद एक बार सरकार प्रॉपर हरकत में आ गई थी। और ये सारे के सारे जो हैं दे आर अगेंस्ट सीपीआई माओइस्ट, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी में मानती है, एंड इट इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसी तरह से एक टर्म है सल्वा जुदुम। सल्वा जुदुम इज पीस मार्च और पीपल्स मिलिशिया अगेंस्ट नक्सलिज्म।
ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। इसका पर्पस ये था, सरकार ने सोचा कि अगर आम लोग नक्सलाइट्स को सपोर्ट करते हैं तो नक्सलाइट्स उनको बंदूकें दे देते हैं कि भाई तुम भी नक्सलाइट बन जाओ। इसी तरह सरकार ने सोचा कि ऐसे भी बहुत सिविलियन हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं और नक्सलिज्म के खिलाफ हैं, तो उन्हें हम बंदूकें दे देते हैं कि नाउ यू फाइट अगेंस्ट नक्सलाइट्स। सो दिस इज लाइक कम्युनिटी पुलिसिंग बट विद गन्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट अगेंस्ट नक्सलाइट्स। तो इन्हें कहने लग गए सल्वा जुदुम। तो गॉन्ड लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पीस मार्च। सो दे वर mobilized and deployed as part of counter insurgency operations in Chhattisgarh to counter Naxalite activities in the region। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि वो सिविलियंस हैं और आप उन्हें हथियार दे रहे हो, तो क्या पता कब उनका दिमाग फिर जाए और वो सरकार के खिलाफ हो जाएं, क्या वो नक्सलाइट ना बन जाएं, या इवन वर्स कि वो रहे एंटी नक्सली लेकिन उनके पास हथियार है, दे मे यूज इट फॉर देयर पर्सनल पर्पसेस। दे आर नॉट ट्रेन्ड, एम्पैनल्ड, सेंसिटाइज्ड पीपल, दे आर जस्ट कॉमन पीपल जिन्हें आपने हथियार पकड़ा दिए। तो ये मिलिशिया धीरे धीरे सरकार के ही खिलाफ ना हो जाए इसकी क्या गारंटी है, या आम लोगों में क्राइम ना बढ़ जाए इसकी क्या गारंटी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया था। बट फिर भी आज की डेट में भी आर्म्ड ऑक्सिलरी फोर्सेस और रिजर्व ग्रुप्स या विजिलेंटी ग्रुप्स की फॉर्म में कहीं कहीं ये थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रहे हैं। तो सल्वा जुदुम वाज बैंड एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी बैंड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक तरह से थोड़ा रिस्की वेंचर था जिसमें सरकार जाने लग गई थी, बट द सुप्रीम कोर्ट बैंड इट। अब ये सारा कुछ समझने के बाद क्या तरीका है कि हम नक्सलिज्म को कम कर पाएं? इनफैक्ट हमारे पास मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, बिकॉज 90% रिडक्शन इन फर्टिलिटीज हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। तो कैसे हो पाया है ये? सबसे पहले टारगेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए हमने, अलग अलग मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस प्लस इंटेलिजेंस एजेंसीज प्लस स्टेट पुलिस प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सर्वेलेंस, सब चीज़ों ने मिलके ये पॉसिबल बनाया है कि हम बहुत सारे फेमस, इनफेमस और इम्पॉर्टेंट नक्सलाइट लीडर्स को या तो मार चुके हैं या वो लोग बॉर्डर पार जा चुके हैं। कुछ हद तक कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी म्यांमार से भी सपोर्ट थी, थोड़ी बांग्लादेश से भी थी। तो मैनी ऑफ देम हैव गॉन बैक और हैव बीन किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। सेकंड, इसके साथ साथ ही जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनको रिहैबिलिटेट करना, रीइंटीग्रेट करना सोसाइटी में, उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट देना, ये सब कुछ एक तरीका है। और स्टेट्स को इनके सरेंडर पॉलिसी को रैशनलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक ने सरेंडर किया तो उसको बहुत कुछ दे दिया और किसी दूसरे ने सरेंडर किया उसको कुछ भी नहीं दिया। देयर शुड बी रैशनलाइजेशन, देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन। अदरवाइज अगर हार्ट बर्न हुआ तो वो दोबारा से नक्सलाइट बन सकते हैं। एम्पावरिंग लोकल पीस एम्बेसडर्स, हर इलाके में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी बहुत पैठ होती है, जिनके लोग बहुत मानते हैं, जिनका या तो इकोनॉमिक क्लाउट होता है या उनकी एज ज़्यादा होती है, कुछ भी अच्छा उन्होंने किया होता है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें पीस एम्बेसडर बनाया जाए कम्युनिटीज़ के अंदर ही, ताकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो। अब ये लोग रिलीजियस लीडर्स भी हो सकते हैं, ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, ये लोग सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई किया जाए, पीस एम्बेसडर्स बनाया जाए और फिर उनके थ्रू जनसभाएं करवाई जाएं, लोगों को सिखाया जाए कि कैसे उन्हें नक्सलिज्म से दूर रहना है। कम्युनिटी लीडर्स, एनजीओज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा ध्यान जो सरकार ने दिया है वो इस पॉइंट पे दिया है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस आर ऑलरेडी देयर, बट जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगा वो सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं डालेगा, वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डालेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ लोगों को प्रोवाइड करो ताकि लोगों का ध्यान ना जाए एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ। द ब्रूइंग ग्राउंड फॉर नक्सलिज्म शुड नॉट बी प्रोवाइडेड, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे लाए जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि लेट अस से ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाए, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाए यहाँ पे, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, राइट। जैसे कि
बायोडिग्रेडेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग हो गई, पेपर इंडस्ट्री, या फिर बैम्बू इंडस्ट्री, या फिर यू कैन से जो बायोफ्यूल्स बनते हैं, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे प्रमोट की जानी चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। आजकल तो वैसे ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनी हुई हैं, सो दिस थिंग्स कैन बी फॉस्टर्ड हियर। इस तरह से नक्सलिज्म को कम किया जा सकता है। ऑल्दो अगर आज से कुछ साल पहले ये टॉपिक मैं सेम पढ़ाता तो उसमें हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता। हम इसको ऐसे देखते कि ये अभी भी बहुत बड़ा थ्रेट है, इसमें इतने अटैक्स हुए हैं, इतना कुछ हुआ है, बट थैंकफुली दैट इज नो लॉन्गर द केस। लेकिन इट शुड नॉट मेक द स्टेट यू नो you can say actionless. It should not make the state rest on its laurels कि हमने तो बहुत अच्छा कर दिया, अब ये दोबारा प्रॉब्लम नहीं उठ सकेगी। There are still chances. There are countries like China जिनके साथ हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख बॉर्डर पे। This can brew problems in Naxal areas. Similarly, there is Myanmar. म्यांमार के साथ हमने फ्री मूवमेंट रिजीम बंद की है 2024 में। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी को तो प्रमोशन मिलती ही है। हु नोज दे मे स्टार्ट जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है कहीं वो नेटवर्क ना बनना शुरू हो जाए नक्सलाइट्स के साथ। तो इस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स द लिंक्स विद पाकिस्तान ISI एंड इट्स रोल इन स्प्रेडिंग और फ्यूलिंग नक्सलिज्म, ये तो वेल प्रूवन है। सो वी नीड टू टेक केयर कि आने वाले वक्त में कहीं दोबारा ये प्रॉब्लम ना उठ जाए, हमें इसे खत्म ही कर देना है, पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।